रहमान, जिस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई DGISPR की जानिब से और जो नुकात शेयर किए गए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑपरेशनल डिटेल्स बताई, जिस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, क्या साराइयाँ भी थी, अभी भी हॉस्टेजेस की जो है वो बात हो रही थी। तो मेरा ख्याल है एक तो उन्होंने उस हवाले से सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर कर दी है कि टोटल नंबर ऑफ कैजुअल्टीज जो हैं वो कितना था इस सारे मामले के अंदर। और फिर दूसरा, ट्रेन के पैसेंजर्स के हवाले से भी बहुत सारी बात हो रही थी, क्योंकि जो शुरू में हमने एक नंबर देखा था जो कि 400 से प्लस का जो है वो बताया जा रहा था, तो उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये किस तरह से जो है वो कितने लोगों को रिकवर किया गया है। लेकिन जो दूसरी अहम बात इसके अंदर थी वो ये थी कि जो अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से जो बातें हुई हैं वो इसमें से जो है वो अहम थी। देखिए, इस पर दफ्तर खारजा भी पहले जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे चुका है और दफ्तर खारजा ने भी वाज़ेह तौर पर मामले का जो है वो इल्ज़ाम जो है और इस मामले का जिम्मेदार जो है वो भारत को ठहराया। और आज वज़ीर आला बलूचिस्तान एक तरफ बैठे थे और दूसरी तरफ जो DGISPR थे, उन दोनों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो सारे का सारा मामला है ये अफगानिस्तान और भारत ही इसके जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बैठे लोग हैं, वहाँ पर इनके जो हाइड आउट्स हैं, इनकी जो कैंप्स हैं वो वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और इनकी जो सरपरस्ती है वो इंडिया ही कर रहा है। ये अब 3 जगह से तो आपको जो है वो ये आवाज़ आ गई इस वाक़े के हवाले से, और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस मामले को जो है वो देख रही थी। UN हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, तमाम की जो स्टेटमेंट्स थी इस वाक़े पर आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा जरा अपने आप को मुतहरिक करने की जरूरत है। बिल्कुल मुतहरिक करने की जरूरत है। रहमान नज़र, आप भी हमारे साथ रहेगा। सैयद मुजम्मिल शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे एंकर पर्सन है। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसने बहुत सारी चीजें जो है अब वाजे कर दी हैं, इस पर क्या आप कमेंट करेंगे? देखिए, दहशतगर्दी का जो एक ट्रेंड हमने वो एस्केलेट हुआ, उसकी वजह यह है कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर एक रेजिम चेंज होता है, उसके बाद से जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान की उस वक्त की पॉलिटिकल क्लास की और जो प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत थी उनकी, वो मुकम्मल नहीं हो पाई। और उसके बाद से आप देखिए कि हार्बर करने का बहुत से टेररिस्ट एलिमेंट्स को अफगानिस्तान का एक क्लियर मोटिव दिखाई देता है और उसके लिए हमने बॉर्डर भी बंद किया, हमने अफगान रेफ्यूजीज पर भी पॉलिसी को रीनेगोशिएट करने की कोशिश की, उसमें हमने डेडलाइंस भी दे रखी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सोर्स ऑब्वियसली वहीं पर है। उसकी वजह यह है कि पिछले 1 साल के अरसे में अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसको अगर पढ़ा जाए तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया का वो दूसरा मुल्क है जो सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है पिछले 1 साल में, बर्किना फासो के बाद। इवन अफगानिस्तान जो है वो टॉप 5 में नहीं आता इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अटैक्स विद इन 1 ईयर। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है जो कि हमने बढ़ते हुए देखा, और इसकी जो ह्यूमन कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई कि 1000 से ज्यादा वो रिपोर्ट क्लेम करती है, जिसको मैं कोट कर रहा हूँ कि कैजुअल्टीज 1 साल में रिपोर्ट हुई हैं, और कुछ और जो थिंक टैंक्स हैं वो तो इससे भी डबल कैजुअल्टी रेट बताते हैं। तो मकसद ये है कि चाहे वो BLA हो, TTP हो, या फिर अफगान तालिबान के अंडर ऑपरेट करने वाले डिफरेंट फैक्शंस हों, जैसे ISIS खुरासान है, 2018-19 में भी उनकी तरफ से कोई 250 हमले हुए थे। और अब आकर अगर बात की जाए तो ये BLA का, BLF का जो राइजिंग ट्रेंड है, इसमें भी आपको एक एस्केलेशन दिखाई देगी, क्योंकि 350 के करीब पाकिस्तानियों की जानें अब तक जा चुकी हैं पिछले 1 साल में जो BLA के अटैक्स हैं उसमें। तो ओवरऑल हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे ये चैलेंज दरपेश है, और इसका रिजल्ट, जिस तरह DGISPR ने भी बात की कि नेशनल एक्शन प्लान जो हमने बनाया था, मैंने भी हमेशा से वही आर्ग्यूमेंट किया है कि नेशनल एक्शन प्लान वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट था जिसपे कंसेंसस भी मौजूद था, और जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट जो हमने APS पेशावर में पे की उसके बाद उसको फॉर्मुलेट किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उसका तमाम नकात में से एक नुक्ता उसका मिलिट्री ऑपरेशन है तो वो तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो नकात थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अगर पॉलिटिकल लेवल पर देखी जाए तो वो है ही नहीं। बिल्ड एक्ट की भी रिसेंटली रिपोर्ट आती है जो कि ये कहती है कि पिछले 1 साल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक भी इजलास नहीं हुआ,
تو مجھے حیرت ہے کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں یہ اس ایشو پر اکٹھے ہو کر کنسنسس کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے. بے شک وہ بلوچستان ہو یا پختونخوا ہو یا ایکس فاٹا ہو, وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ طالبان کو ڈیل کرنے کے لیے تحریک انصاف کی اور سینٹر کی پالیسی میں کتنا بڑا فرق ہے. اب اس کو نیرو ڈاؤن کون کرے گا, یہی